So welcome everyone in the new session of class 9. I am here to explain you about something, the new chapter that is improvement in the food resources. हमने क्लास 9 में अगर इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने 2 चैप्टर कवर अप कर लिया और ओवरऑल 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। टोटल 3 चैप्टर्स हैं जिसमें से हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। पहला था हमारा सेल, ठीक है, पहला था हमारा सेल और दूसरा टिश्यू। इन दोनों चैप्टर्स को हमने डिटेल वाइज कंप्लीट कर रखा है और हमारा लास्ट और ये न्यू चैप्टर है दैट इज इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे फूड में रिसोर्सेज में फूड के जो रिसोर्सेज हैं उनमें किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। और बेसिकली अगर इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है तो इसमें हमें फूड से रिलेटेड बातों को डिस्कस करना है, ठीक है। फूड क्या होता है? बेसिकली अगर फूड के बारे में बोला जाए तो फूड एक ऐसी भी चीज़ होती है जिसको खाने से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इसी फूड के बारे में डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे ये जानेंगे कि फूड के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज बोले तो क्योंकि फूड जो है वो हमको ऐसे हम प्लांट्स तो हैं नहीं कि फोटोसिंथेसिस करके फूड को बना सकते हैं, तो इसलिए हमें फूड कहीं ना कहीं से ऑब्टेन करना पड़ता है और जहाँ कहीं से भी हमको फूड मिलता है ना उसको बोलते हैं फूड रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं फूड रिसोर्सेज, ठीक है, फूड रिसोर्सेज बोलते हैं। और फूड रिसोर्सेज से हमें क्या मिलेगा? भाई हमारे यूजफुल चीज़ें, हमारी फूड्स मिलेंगी, फूड की न्यूट्रिएंट की इनएवेलेबिलिटी को फुलफिल किया जाता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली देखा जाए फूड में हमारा क्या कंटेन होता है? न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बेसिकली मेजर 5 टाइप्स के होते हैं। 5 मेजर टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में होते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, और मिनरल, ठीक है। ये 5 बेसिक हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेजर कह लो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, इनके बिना हमारी लाइफ जो है वो सर्वाइव करने लायक नहीं होती, ठीक है। फूड जो होते हैं बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, उसे फूड चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फूड में ही वो न्यूट्रिएंट्स है जिससे हमको एनर्जी मिलेगी और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने लाइफ के किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एनर्जी पाने के लिए ओवरऑल हम क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम यही इसी चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हमारे फूड हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या है। पहले तो हम रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन सी रिसोर्सेज है जिनसे हमको फूड अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर रिसोर्सेज की बात करूँ ना तो रिसोर्सेज हमारे 2 टाइप्स के हैं। एक तो रिसोर्स है अपना एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, और दूसरा रिसोर्स है अपना प्लांट्स, ठीक है। एक रिसोर्स है अपना एनिमल्स और दूसरा रिसोर्स है प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स में अगर देखा जाए तो एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स से हमको कैसे फूड मिलता है? अगर देखा जाए तो एनिमल्स से जो हमको फूड मिलते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मीट यानी कि फ्लैशेस के फॉर्म में हमको जो फूड मिलते हैं वो, ठीक है। एग, एनिमल से हमको एग ऑब्टेन होता है, मिल्क ऑब्टेन होता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, जो एनिमल से ही मेड होते हैं। तो एनिमल्स के से बने ये फूड की चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम एनिमल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हमारा फूड रिसोर्स है। और प्लांट्स में भी हमको फूड की अवेलेबिलिटी पता चलती है, जैसे प्लांट्स में भी बहुत सारी अवेलेबिलिटी है जैसे हमें वीट, राइस, ये सारे क्या है हमको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यही हमारे फूड के सोर्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? प्लांट से भी अपना फूड डेराइव करते हैं और एनिमल से भी अपना फूड डेराइव कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? फूड के सोर्सेज, फूड के हमारे सोर्स हो गए दोनों, ठीक है। अब क्या हुआ कि डे बाय डे अगर हम देखें तो इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उस इंक्रीज में पॉपुलेशन को हमें फीड करना जरूरी है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज
हो रही है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए हमें फूड को भी तो इंक्रीज करना होगा, अदरवाइज स्कैर्सिटी ऑफ फूड जाएगी, लोगों की डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए फूड को हमें इंक्रीज करना होगा, लेकिन लिमिटेशन हमारे पास क्या है, हमारी जो एरिया है कल्टीवेशन एरिया, मतलब ओवरऑल इंडिया की एरिया तो नहीं बढ़ रही है ना, इंडिया का जो भी मैप एरिया है वो तो एक फिक्स्ड हो चुका है, वो डिफाइंड हो चुका है, उसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको उतने ही लिमिटेड एरिया में फूड के रिसोर्सेज को हाई अमाउंट में अवेलेबल करना है। मतलब क्या, हमको फूड चाहिए ज़्यादा, फूड ज़्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन लिमिटेशन क्या है हमारे पास, लिमिटेशन ये है कि जो हमारी एरिया है, हमारे कंट्री की जो एरिया है वो लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड एरिया में हमको इतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है कि हम कितनी भी पॉपुलेशन हो उसे फीड कर सकें। ठीक है, तो उस लिमिटेड एरिया में हम कैसे कर सकते हैं, अब लिमिटेड एरिया में हमको फूड के अमाउंट को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमारे पास ये तरीका है कि हम अपने फूड के ग्रो करने की प्रैक्टिसेस में थोड़ा ध्यान दें। मतलब अगर हमारे पास एरिया तो लिमिटेड, अगर एरिया इनफाइनाइट होती तो फिर हम चाहे जितना फूड ग्रो कर सकते थे, लेकिन एरिया ही लिमिटेड है तो उसमें हमको कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फूड अवेलेबल कराना चाहिए। ठीक है, तभी हम ये फीड कर सकते हैं, नहीं तो वी कांट, है ना। तो उस अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी फूड प्रोड्यूस करने की या अपनी फार्मिंग करने की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट करते हैं। बेसिकली यही इस चैप्टर में मेन मोटिव है कि कौन सी टेक्निक का यूज़ करके, कैसे कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करके, कैसे कैसे सीड्स का यूज़ करके हमको अपनी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, जिससे हम हाई अमाउंट में प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन कर सकें। ओवरऑल हमको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब कुछ हमें करना होगा। ठीक है, बेसिकली अगर देखें तो अगर हमें प्लांट से फूड डिराइव करना है, ठीक है, तो हम वहाँ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर ले, प्लांट से जो भी फूड हमको मिल रहा है उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला काम कि हम उसमें गुड सीड्स का यूज़ करें। प्लांट ग्रो करते हैं तो ऑब्वियसली पहले हम सीड उगाते हैं ना, पहले तो हम सीड लगाते हैं अपनी सॉइल में, फिर वो सीड धीरे धीरे प्लांट बनता है, फिर वो हमको फूड प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सीड का सिलेक्शन, है ना। अगर हमारे सीड अच्छे होंगे तो हमारी क्रॉप भी अच्छी होगी, और जब क्रॉप अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सीड्स हमें कैसे लेने चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना चाहिए। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब ऐसे सीड्स का हमें यूज करना चाहिए जिससे हाई यील्ड मिले। हाई यील्ड कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज अगर मैंने 10 ग्राम वीट सीड लिया, ठीक है, 10 ग्राम वीट का सीड लिया, उसको उगाया और हमको कितनी प्रोडक्टिविटी मिली, 10 kg वीट हमको ऑब्टेन हुआ, 10 kg वीट हमको एट द एंड ऑब्टेन हुआ। ठीक है, और अगर हमको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम अपने सीड्स की बनाने की टेक्निक, मतलब सीड को हम आर्टिफिशियली बनाते भी हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है। जैसे एक होती है हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है हाइब्रिडाइजेशन जिससे हम अपने सीड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है जीन मॉडिफिकेशन, दूसरा होता है जीन मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये दो स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, अपने सीड की क्वालिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, और एक बैड सीड को भी हम एक बहुत ही बेटर सीड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू प्रोसीजर्स। हाइब्रिडाइजेशन और जीन मॉडिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी सीड के जीन को चेंज करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करके उसमें गुड क्वालिटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। और एक बार किसी सीड में अगर गुड क्वालिटी आ गई तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले सीड्स का यूज़ किया या जीन मॉडिफाइड जीन्स का यूज़ किया, तो जीन मॉडिफाइड सीड्स का अगर हम यूज़ कर लेते हैं, तो अगर हमने अभी 10 ग्राम वीट सीड का यूज़ किया है तो हमें 10 kg से ज़्यादा हो सकता है वो 12 to 18 kg के अमाउंट में ग्रेन्स हमें मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को सीड, अच्छे सीड को यूज़ करके बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा बैड सीड होगा ना तो हमारी फसल भी एक तो खराब हो जाएगी, उसमें कीड़े लग सकते हैं, है ना। तो हमें अच्छे सीड्स का यूज़ करना चाहिए कि सीड पहले भी यूज़ किया 10 ग्राम, अभी भी यूज़ किया 10 ग्राम, बस फर्क क्या था कि ये गुड सीड था और ये एज नॉर्मल, उससे हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिली, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि हमने अपने प्रोडक्टिविटी के मेथड को कैसे इंक्रीज किया, अच्छे सीड का यूज़ करके, है ना। तो अच्छे सीड को पहली बात तो हमने कहाँ से मिला, हाइब्रिडाइजेशन और जीन मॉडिफिकेशन। ये अभी इस चैप्टर में डिस्कस होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जीन मॉडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे अभी अगर हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना हो तो हम प्रॉपर टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स अपने आप को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हमको अपनी क्रॉप की फील्ड को अच्छे से ग्रो कराना होगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी पाने के लिए हमको अच्छी क्रॉपिंग चाहिए, और अच्छी क्रॉपिंग के लिए हमको अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, है ना। जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो प्लांट को भी प्रॉपर टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि अगर उन्हें न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में मिलेगी तो फिर वो अच्छी क्वालिटी से ग्रो करेंगे और हमें हाई अमाउंट में प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वो हमारे तरह जैसे फूड खा करके तो नहीं लेते, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। वो जो फूड लेते हैं ना वो मैन्योर और फर्टिलाइजर के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर तो एक केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन मैन्योर एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो प्लांट्स को बहुत हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जो और किसी भी चीज़ में टेंडेंसी नहीं है कि प्लांट को ह्यूमस प्रोवाइड कर सके। तो मैन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, एक ऐसा अमॉर्फस सब्सटेंस, पाउडर लाइक सब्सटेंस जो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम अच्छे अमाउंट में ह्यूमस प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे और फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। केवल मैन्योर प्रोवाइड करने से ही नहीं हो जाएगा, हमें उसे इरिगेट भी तो करना पड़ेगा। अपनी क्रॉप फील्ड को ग्रो कराने के लिए मैन्योर, फर्टिलाइजर के साथ साथ इरिगेशन भी करना होता है। इरिगेशन क्या होता है, डू यू नो अबाउट इरिगेशन? इरिगेशन ना एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम प्लांट्स को पानी देते हैं, पौधों को पानी डालते हैं, ठीक है। वैसे ही इरिगेशन होती है जिसमें हम एक बड़े से फील्ड को, एक बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड को पानी प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन भी करना ज़रूरी होता है, प्रॉपर टाइम टू टाइम प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए ताकि वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर का यूज़ करके तेज़ी से ग्रो कर सके, है ना। और अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो फिर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, है ना। तो ओवरऑल हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें इन सारी बातों पे मेनली फोकस करना है कि अगर एक फार्मर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहता है तो उसको सबसे पहला बात तो गुड सीड्स का यूज़ करना चाहिए। और यूजुअली गुड सीड्स को हम क्या बोलते हैं, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, है ना। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड होगी तो वो हमें यील्ड इंक्रीज करके देगी, ठीक है, और अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने चाहिए, इरिगेशन भी करना चाहिए। और इरिगेशन इस तरीके से नहीं कर दो कि सारा पानी खेत में ही कर दो फिर अपने यूज़ कर लिए कमी पड़ जाए, नहीं। इरिगेशन करना है लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखते हुए कि वाटर की कमी ना हो जाए। इतना इरिगेशन ना कर दो कि फसल भी खराब हो जाए और अपने खुद के पानी यूज़ करने के लिए ना बचे, है ना। तो सस्टेनेबल प्रोसीजर को अपनाते हुए हमको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के चक्कर में हम अपने बाकी सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं करना है ना। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने को ध्यान में रखते हुए हमें सस्टेनेबल प्रोसीजर्स को अपनाना है। सस्टेनेबल स्टेप्स को अपनाना है। सस्टेनेबल क्या होते हैं, कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखो, जिसमें अपने रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूज़ ना करो, ठीक है। रिसोर्सेज को बेसिकली इस तरीके से यूज़ करो कि अगर हम आज यूज़ कर रहे हैं तो कल यूज़ करने के लिए भी अवेलेबल हो, हमें उस रिसोर्स के लिए फिर डिक्लेयर स्कैर्सिटी ना हो, हम उसके लिए
कमी ना महसूस हो। हाँ, इस तरीके से किसी भी चीज़ को यूज़ करो कि आज भी यूज़ हो जाए और आने वाले टाइम में भी उसे हम यूज़ कर सकें। हाँ, तो अगर हम सस्टेनेबल वे में अगर हम अपनी फार्मिंग को प्रमोट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी और बाकी सारे रिसोर्सेज भी अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर का क्या मेन मोटिव है कि हमको कुछ भी करना हो सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ हमें अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है। ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ हमको एक बात का और ध्यान देना है कि केवल क्रॉप से ही हमको, केवल प्लांट से तो फूड नहीं मिल रहा है, फूड तो हमको एनिमल से भी मिल रहा है। ठीक है, तो केवल प्लांट पे ही नहीं फोकस करना है। ठीक है, प्लांट के साथ साथ एनिमल को भी हमें केयर करनी है। प्लांट्स की केयर तो करनी ही चाहिए, उससे ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी मिलता है, सर्वाइवल के लिए बहुत ही ग्रेट है। ठीक है, तो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स पे भी हमको अपना फोकस बना के रखना है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी तो हमको फूड मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑम्निवोर्स हैं, जो कार्निवोर्स हैं, है ना, जो एनिमल से ही अपना फूड डिराइव कर रहे हैं। तो अगर हम एनिमल्स की केयर नहीं करेंगे तो वो ऑम्निवोर्स, वो कार्निवोर्स की तो डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमको प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, और एनिमल्स की केयर हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कभी भी किसी स्पेसिफिक एनिमल की केयर करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल की केयर करते हैं जिससे हमको हाई अमाउंट में फूड मिल सकता है। जैसे एग के लिए हम इसके पास जाएंगे, हैंड्स, है ना, तो हम हैंड की केयर करेंगे। मिल्क के लिए हम काऊ के पास जाएंगे तो हम वहाँ पे काऊ की केयर करते हैं। हनी बीज के लिए हम बीज के पास जाएंगे, हनी बी के लिए, हनी बी एंड के लिए, हनी के लिए, हनी अगर हमको चाहिए तो हम हनी बी के पास जाएंगे, हनी बी की केयर करेंगे, है ना। फिशेस की केयर होती है। ठीक है, तो ओवरऑल हम पर्टिकुलर एनिमल्स की केयर करते हैं जिनसे भी हमें फूड की डिमांड होती है। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांचेस बनाई जाती है हमारे साइंस में कि अगर जहाँ हम हैंड लोग की केयर करते हैं वहाँ पे पोल्ट्री हो जाता है, जहाँ पे हम काउस की केयर करते हैं, ठीक है, जो डेयरी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं तो वो कैटल फार्मिंग हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस में हमने अलग अलग एनिमल की केयर को भी डिवाइड कर रखा है कि एनिमल्स की केयर भी होती रहे और प्लांट्स की भी केयर, साथ ही साथ दोनों अगर केयरफुल वे में रहेंगे तो हमारे फूड की कमी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, स्कैर्सिटी ऑफ फूड से कभी भी हमें सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा और हाई प्रोडक्टिविटी के साथ हम हाई पॉपुलेशन को फीड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन। जो कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो यही है। ठीक है, कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, किस तरीके से पॉपुलेशन को फीड करें, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को स्कैर्सिटी ऑफ फूड से ना गुजरना पड़े। इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे लोग के पेरेंट्स या बहुत सारे लोग फार्मिंग करते भी होंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये चैप्टर बड़ा हेल्पफुल भी होने वाला है, जिससे वो अपने खुद के घर के लिए, खुद की कंट्री के लिए, खुद के स्टेट लेवल के लिए, कंट्री लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक के लिए भी अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके अपनी इकोनॉमी भी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ नहीं है कि लोग खेती करते हैं तो खाते भी हैं। ठीक है, उससे सेल करके, परचेज करके लोग अपनी इकोनॉमी को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। ठीक है, हमारी रियल लाइफ बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, जिसे हम डेली अपनी प्रैक्टिस में यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, ये है हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बाकी लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।